मैं राहुल कुमार, स्वागत है आपका वरनियम एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में टेस्ट नंबर 6 हम आपके लिए लाए हैं और यहाँ पर हम आपके साथ डिस्कस भी करेंगे। जी हाँ, बिहार सिविल कोड को लेकर के हम आपको कलर का एग्ज़ाम है 22 दिसंबर को, आप सभी को तैयारी भी कर रहे हैं। और तो उसी को लेकर के हम डे बाय डे और एक दिन में 2 से 3 वीडियो हम लाने की पूरी कोशिश करते हैं। और आज डे मतलब 6 है कह सकते हैं, या फिर कह लीजिए वीडियो नंबर 6 है, ठीक है, जिसमें टेस्ट नंबर भी 6 कर सकते हैं क्योंकि हम टेस्ट बाय टेस्ट के रूप में हम इसे ला रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास हम शुरू करते हैं। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आप जो भी क्वेश्चन आप पढ़ेंगे या फिर कह लीजिए कि इससे पहले भी जो क्वेश्चन आपको हम पढ़ा चुके हैं, अगर आप उसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ओपन कर लीजिए। ठीक है, उसमें वरनियम एजुकेशन से आप जाकर डायरेक्ट जुड़ सकते हैं और उस पर आपको सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इससे पहले जितने भी आपको हम क्लासेस प्रोवाइड किए उसका पीडीएफ भी इसी पे आपको मिल जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर से स्क्रीन पे देख भी सकते हैं कि इसका पीडीएफ अपलोड किया हुआ है। चाहे वो टेस्ट 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, यहाँ तक अपलोड किया हुआ। और अभी 6 नंबर है तो इसके पढ़ाने के बाद फिर इसको भी अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि आपको वहाँ पर कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला आपके स्क्रीन पे यहाँ पे क्वेश्चन है और क्वेश्चन को लास्ट में बना करके आप हमें कमेंट करके बता भी सकते हैं कि कितना आपका सही हुआ। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि प्रोग्रामिंग में स्टेटमेंट को दोहराया मतलब क्या कहलाता है। ठीक ना, जैसे प्रोग्रामिंग, जब हम प्रोग्रामिंग लिखते हैं, जैसे हमको आप सभी को पता होगा कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपना एक चैप्टर है। अगर आप लोग को सही उस पर पकड़ नहीं है तो आप हमें बताइएगा, उस पर एक हम अलग से वीडियो बना देंगे। और जैसा कि आपको एक बात आपको यहाँ पर बता देना चाहते हैं कि एक अभी वीडियो ला रहे हैं। ठीक है, जस्ट ये वीडियो अपलोड होगा 6 नंबर ये जो टेस्ट है उसके 1-1.5 घंटे के बाद वो भी वाला वीडियो अपलोड हो जाएगा और वो है टोपोलॉजी पे आधारित। ठीक है ना, और आप लोग भी जितने भी लोग हमारे क्लासेस देख रहे हैं अभी, ठीक है, तो वो टोपोलॉजी से रिलेटेड अगर आपको कोई परेशानी होगा तो ये वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, जैसे कि स्क्रीन पे यहाँ पर से दिखा रहे हैं। ठीक है, बिहार सिविल कोड कलर कंप्यूटर टोपोलॉजी, जिसमें बस टोपोलॉजी, स्टार, रिंग, ट्री, मेस, हाइब्रिड, सबके बारे में पूरा बारीकी से इसमें डिस्कस किया गया है और एकदम आसान लैंग्वेज में सब चीज़ को समझाया गया। इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 करके इसका एक पार्ट, एक दूसरा आएगा जो पार्ट 2 आएगा। पार्ट 2 में इसका क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे और पार्ट 1 में हम इसे पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप वो भी वीडियो देख लीजिएगा अगर ये बाद में देख रहे हैं तो। अगर अभी देख रहे हैं तो इस चीज़ को आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग क्या होता है? प्रोग्रामिंग होता है एक लैंग्वेज है जिसमें कि 2 तरह से हम यहाँ पर समझते हैं, एक लो लेवल, एक हाई लेवल। लैंग्वेज जो होता है वो क्या होता है? एक लो लेवल लैंग्वेज होता है, हाई लेवल लैंग्वेज होता है। तो यहाँ प्रोग्रामिंग में जब प्रोग्रामिंग आप लिखते हैं और उसके स्टेटमेंट को जब आप दोहराया जाता है तो उस चीज़ को क्या कहा जाता है? उसको लूप कहते हैं। एक्चुअल में लूपिंग नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं? लूप कहते हैं। जैसे कंप्यूटर जो स्टार्ट होता है उस समय जो स्टार्ट होने में जो समय लगता है उस समय को कहते हैं बूटिंग। ठीक है ना, क्या कहते हैं? बूटिंग या बूट कहते हैं। ठीक है, कई बार ये होता है कि आपको कंप्यूटर को फॉर्मेट करना होता है या ऑपरेटिंग सिस्टम को चेंज करना होता है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं? बूट करते हैं, या फिर आप पेन ड्राइव बनाते हैं, बूटेबल पेन ड्राइव होता है। ठीक ना, क्या होता है? बूटेबल पेन ड्राइव। जैसे आप ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज करते हैं या फिर कह लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो मेन सॉफ्टवेयर होता है उसे हम चेंज कर पाते हैं, अगर करप्ट हो गया तो वो भी चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो उसी तरह से जब हम प्रोग्रामिंग में, ठीक है, जो प्रोग्रामिंग लिखा गया उसके स्टेटमेंट को जब हम दोहराते हैं तो जो समय लगता है दोहराने में, जो कन्वर्टिंग होता है, उस चीज़ को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं लूप या फिर लूपिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी टर्म, ठीक ना, कौन सी टर्म भिन्न है यानी कि अलग है। ठीक है ना, अब जैसे यहाँ पर से टर्म की बात करें तो यहाँ पर से अब देखिए क्या होता है, ये जो टर्म वाला क्वेश्चन है ना, या फिर कह लीजिए कि इनमें से कौन सा एक अलग की पहचान कीजिए, या फिर कह लीजिए कि कौन सा विषम है, ऐसा टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इनपुट आउटपुट से रिलेटेड ये सब क्वेश्चन ज़्यादातर खास तौर पर आपको ये सब क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन जो यहाँ पर से क्वेश्चन में तो कुछ बोला नहीं है, तो हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसे क्या करना होगा? छांटना होगा, अलग करना होगा। ठीक है, जैसे ऑप्शन में 1 नंबर में लिखा ऑप्टिकल फाइबर, तो हम तो समझ गए कि कंप्यूटर में जो एक वायर होते हैं, वायर को समझते होंगे, ऑप्टिकल फाइबर। ठीक हो गया, कोएक्सियल केबल हो गया, जैसे कोएक्सियल केबल हो गया, ठीक है ना, ट्विस्टेड पेयर केबल हो गया, और उसके बाद फिर ये नेटवर्किंग से जुड़े हुए एक शब्द को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये टर्म जो ऑप्शन है उसको देख करके हमें पहचानना होता है। जैसे इसमें पहला लिखा ऑप्टिकल फाइबर, तो ये तो हमको पता है कि ऑप्टिकल फाइबर किस में यूज होता है? नेटवर्किंग में। दूसरा यहां पर से लिखा है ट्विस्टेड पेयर, तो ट्विस्टेड पेयर केबल भी नेटवर्किंग में यूज होता है। तीसरा लिखा है माइक्रोवेव, वो भी एक एंटीना है, तो वो भी क्या होगा? नेटवर्किंग में यूज होगा। लेकिन यहां पर चौथे नंबर में क्या लिखा है? हर्ट्ज लिखा है, तो हर्ट्ज क्या होता है कि स्पीड मापने के लिए यूज किया जाता है। तो यही क्या हो जाएगा? इसका भिन्न हो जाएगा। जैसे इनमें से एक विषम की पहचान कीजिए। अब जैसे दे दिया है उसमें, मान ली दे दिया है क्या? कीबोर्ड। ठीक है ना,
अब दे दिया आपके पास कीबोर्ड दे दिया, माउस दे दिया, जॉयस्टिक दे दिया और प्रिंटर दे दिया, तो 4 ऑप्शन हो गया। तो इसमें भिन्न कौन है, विषम कौन है, तो प्रिंटर हो जाएगा, क्यों, जो कि प्रिंटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है, और ये जो हम आपको कीबोर्ड बोले, माउस बोले, जॉयस्टिक बोले, ये क्या हो जाता है, इनपुट डिवाइस हो जाता है। तो इसे हम तीन वो एक जैसा और एक अलग है, उसकी पहचान हमको करना और उसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको छांटना पड़ेगा, ठीक है ना। समझ में आया बात की ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझेंगे, 3 नंबर है। इसमें क्या कह रहा है, किसी शब्द की लंबाई को मापन की इकाई को क्या कहा जाता है। जब हम किसी शब्द की मापने की बात करते हैं, लंबाई का, उसका लेंथ नापने की बात करते हैं, तो इसका क्वेश्चन 2 जगह से आ सकता है। अगर एक्सेल से रहेगा तो उसमें फॉर्मूला यूज होगा लेन का, ठीक ना। क्या फॉर्मूला यूज होगा, लेन। आपको कोई भी एक्सेल में कुछ भी अगर आप लिखते हैं, जैसे अगर आप सपोज कीजिए कि हम यहाँ पर से एक्सेल जैसे ओपन करके दिखाएं, वो आपको वहां से रिलेटेड इसका टर्म आपको समझा देते हैं कि क्या उसमें एग्जैक्ट उसमें क्या लिखता है। तो जैसे अगर हम किसी सेल है, एक्सेल में कोई सेल है, उसमें एक नाम लिखे, राहुल लिखे अभी एक्सेल में, ठीक है। तो अगर यही क्वेश्चन का मतलब पैटर्न इसका यही रहता है, तो एक्सेल में किसी सेल के या फिर किसी सेल में जो उसमें कैरेक्टर लिखा गया या फिर कैरेक्टर टाइप किया गया, उसकी लेंथ आपको नापना है, तो क्या फॉर्मूला यूज होगा, तो इक्वल टू LEN ब्रैकेट स्टार्ट, फिर ठीक ना, फिर जो नाम है या फिर अल्फाबेट उसको पे क्लिक कर लीजिए, फिर ब्रैकेट बंद करके इंटर बटन प्रेस करिए। इससे क्या होगा कि उस सेल के अंतर्गत कितना कैरेक्टर यूज किया गया उसके बारे में आपको बताता है। लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन है ये अलग है, हम आपको ऑप्शन तो नहीं दिखाए, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बोला है, किसी शब्द की लंबाई की मापन इकाई को क्या कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर फॉर्मूला नहीं बोला, इकाई बोला। और हम जानते होंगे कि आप सभी जानते होंगे कि मेमोरी में क्या होता है कि डेटा को स्टोर करने का भी एक अपना क्या होता है, इकाई होता है, और स्टोर करने के साथ साथ मापने का भी क्या होता है, एक इकाई होता है, ठीक है। तो जैसे कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर होता है वो मेमोरी में होता है, और मेमोरी का सबसे जो छोटा इकाई होता है उसको हम लोग कहते हैं बिट। क्या कहते हैं, बिट कहते हैं। और जो बिट स्टोर रहता है वो कैसे रहता है, तो 0 और 1 के फॉर्म में रहता है, यानी कि वो कह सकते हैं कि 0 1 इस फॉर्म में रहता है, ठीक ठीक ना। और उससे थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़े तो जैसे 4 बिट मिला करके एक क्या हो जाता है, एक निबल हो जाता है। क्या होता है, एक निबल। तो उसी तरह से और हम 4 मिला देंगे तो 2 निबल हो गया, तो टोटल कितने बिट हो गए, 8 बिट हो गए। तो 8 बिट बराबर क्या होता है, 1 बाइट होता है। और इसी चीज को अगर आप प्रैक्टिकल समझना चाहते हैं, तो जैसे अगर हम अपने कंप्यूटर में एक नोटपैड ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये नोटपैड फाइल ओपन कर लिए और इसमें हम कुछ नहीं लिखेंगे, इसमें हम सिर्फ सेव कर रहे हैं। आप इस चीज को समझिएगा, ठीक ना। हालांकि एक फाइल हम कल भी शायद बनाए थे, तो उसकी उस वीडियो में भी एक पॉइंट था, इस क्वेश्चन से रिलेटेड था। लेकिन आप समझिए कि एक फाइल है, उसका हम यहाँ पर से कुछ उसके अंदर नहीं लिखें और उसका स्टोरेज हम चेक कर रहे हैं। तो सिंपल ये होगा कि उस पर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज में जाएंगे। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद हमें यहाँ पर से देख सकते हैं, हम सब देख सकते हैं यहाँ पर अच्छे से कि यहाँ पर पता चल जा रहा है कि इसका जो साइज है वो कितना कैसे प्रेजेंट कर रहा है, तो बाइट में प्रेजेंट कर रहा है। बाइट में क्या लिख रहा है, 0। अब हम ये 0 जो लिख रहा है इसके जगह पर ये फाइल को ओपन करके कुछ लिख देते हैं। जैसे हम लिख देते हैं A या फिर 1, कुछ भी लिख दीजिए, A ही लिख दिया और सेव कर दिए, तो इसका अपना साइज तो हुआ होगा, ठीक है। तो जब हम फाइल को क्लोज करके अब उसके बाद राइट क्लिक करके सबसे लास्ट में प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, तो जो ए लिखे उसके साथ साथ देखिएगा 1 बाइट भी लिखा गया होगा। क्या लिखा गया है, 1 बाइट भी लिखा गया। समझ में आया बात की ना। जबकि अगर हम शब्द की लंबाई किसमें मापते हैं, तो इसका साफ तौर पे इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कि बाइट में मापते हैं। हालांकि बिट में भी होगा, जैसे रहेगा कि हम बाइट नहीं रहेगा ऑप्शन में, तब हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं कि हाँ बिट में होगा। लेकिन एग्जैक्ट अगर बाइट भी है और बिट भी है, तब इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाइट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी में एक चीज़ आप पढ़े होंगे, ठीक है, या फिर अगर नहीं पढ़े तो हाँ अगला वीडियो आएगा, ठीक है, 1-1.5 घंटे के बाद आपको वो भी वीडियो मिल जाएगा। उसमें आप एक चीज़ पढ़े होंगे कि जो सबसे बेस्ट टोपोलॉजी होता है वो होता है मेश टोपोलॉजी, ठीक ना, समझ गए। लेकिन ये अगर ये क्वेश्चन रहे कि इनमें से कौन सा सबसे बेस्ट टोपोलॉजी, तो आपको पता है कि मेश टोपोलॉजी, तो आपको तो मेश मार दीजिएगा। लेकिन अगर उस जगह पर उसी ऑप्शन में हाइब्रिड भी दिया हुआ रहेगा तो मेश नहीं होगा और हाइब्रिड होगा। समझ में आया बात की नहीं। अगर वो हाइब्रिड नहीं है, जैसे बस है, रिंग है, ट्री है और मेस है, तब इसका आंसर हो जाएगा मेस। लेकिन उनमें से एक को हटा करके अब हाइब्रिड डाल दीजिए तो मेस को हटा करके आंसर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो वो भी आपके हम अगले क्लास में उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वेब पर पब्लिश, यानी वेब पर पब्लिश का मतलब क्या हुआ कि आप फाइल लिखे। जैसे अगर आप अपने कंप्यूटर में विंडो+R प्रेस किए
और उसमें विन वर्ड लिख लिए, ठीक ना, क्या कर लिए, विन वर्ड लिखे और इंटर बटन प्रेस किए। इससे क्या होता है कि आपके कंप्यूटर में MS वर्ड ओपन हो जाता है और MS वर्ड के सबसे लास्ट मेन्यू का नाम होता है व्यू मेन्यू। और इसमें देखेंगे शुरुआती दौर में तो एक इसमें वेब लेआउट नाम को ऑप्शन दिखेगा। किस नाम से ऑप्शन दिखेगा, वेब लेआउट नाम को आपको ऑप्शन दिखेगा। अब ये जो वेब लेआउट क्या होता है इसको हम समझाते हैं। जैसे आप प्रोग्राम या कोडिंग लिखें और इस स्ट्रक्चर से लिखे कि आपको वेबसाइट बनाना है, यानी कि आपका जो प्रोग्रामिंग है वो किस चीज में किया गया, HTML के लिए किया गया, ठीक है। तो वेब पर पब्लिश करने के लिए डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, जहां पर आप कुछ चीजें लिख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे हम डॉक्यूमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल में जैसे MS वर्ड, ये एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है डॉक्यूमेंट का, ठीक है। अब इसके अलावा ऐसा नहीं कि कोई डॉक्यूमेंट का होता ही नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, वेब पर पब्लिश करने के लिए डॉक्यूमेंट को किस में कन्वर्ट करना होगा, ठीक ना। तो वो जो डॉक्यूमेंट आप बनाए उसको किस में कन्वर्ट करना होगा, तो HTML में कन्वर्ट करना होगा, ठीक ना। समझ में आया बात की नहीं। उसी तरह से अगर ये क्वेश्चन होता, मान लिया जैसे अगर आपको क्वेश्चन को ही फॉर्मेट चेंज कर देते हैं, ठीक है। जैसे कोई डॉक्यूमेंट आप बनाए, ठीक है, और उसको अगर मान लिया आपको PDF में चेंज करना है, तो आपको इनमें से किस पे चेंज करना होगा, मतलब किन में से चेंज करना होगा, तो PDF को चेंज करना है, ठीक है। जैसे कि जो आप फाइल सेव करते हैं, जैसे कोई भी फाइल आप सपोज कर लीजिए, जैसे हम यहाँ पर MS वर्ड के बारे में बात कर रहे थे, तो जैसे हम ये MS वर्ड पे गए, ठीक है, तो MS वर्ड पे गए तो फाइल मेन्यू पे जाने के बाद सेव वाला ऑप्शन आता है या सेव एज ऑप्शन आता है। तो इसका सेव करने का एक ऑप्शन आपको देगा प्रॉपर वेब में, नीचे में आपको ऑप्शन देगा, जो कि आप ये लिस्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कई प्रकार के यहाँ पर से ऑप्शन है। और इसी ऑप्शन में आपको यहाँ पर से नीचे में XML भी मिल जाएगा। XML जो होता है वो HTML का एक्सटेंशन कोड होता है, ठीक है ना। और उसी तरह से इसमें PDF भी मिल जाता है। तो अगर PDF में पोर्टेबल डॉक्यूमेंट अगर लिखता तो इसका आंसर क्या हो जाता, PDF हो जाता। और इसमें क्या लिखा है, HTML लिखा, तो इसको हम लोग HTML में सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन है, कहने का मतलब ये है कि फाइल को प्रेजेंट करने को लेकर के हमारे पास एक ऑप्शन होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि वेब पेज से रिलेटेड, अच्छा दूसरी बात यह है कि वेब से रिलेटेड जब भी बात आएगा ना तो उसमें क्या होगा, HTML होगा। अच्छा ये HTTP क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ठीक ना। क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इससे ज्यादा सिक्योर होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, जो कि HTTPS उसको संक्षिप्त रूप में बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटिंग का कौन सा, कंप्यूटिंग का मतलब होता है जो भी डेटा को आप एक जगह से दूसरे जगह पर रखते हैं उसको कंप्यूटिंग कहा जाता है। जैसे कैलकुलेशन को कहा जाता है कंप्यूटिंग, ठीक ना। जैसे कंप्यूट कर रहे हैं उसको क्या होता है कि जोड़ रहे हैं, उसमें चीजों को आप क्या कर रहे हैं, ऐड ऑन कर रहे हैं, मतलब जोड़ रहे हैं, ठीक ना, उसी को कहते हैं। तो कंप्यूटिंग का कौन सा प्रकार, ठीक है ना, जो कंप्यूटराइजेशन, स्टोरेज और जहां तक कि एप्लीकेशन को भी पूरे नेटवर्क में सर्विस के रूप में करता है। अब यहां पर से देखिए इसमें एक शब्द यूज हुआ स्टोरेज, ठीक है ना। स्टोरेज का मतलब हम लोग जानते हैं कि स्टोरेज दो तरह के हो सकते हैं। आप लोग बेसिक बात में यही जानते हैं हम लोग कि एक प्राइमरी मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी होता है, ये स्टोरेज का एक प्रकार है। ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी है, इसके अलावा इससे बढ़ करके एक और मेमोरी यूज किया जाता है, उसका नाम होता है क्लाउड स्टोरेज, ठीक ना। उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लाउड मेमोरी कहते हैं, ठीक है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने वन ड्राइव बनाया, ठीक है ना, एप्पल कंपनी ने इसे iCloud का नाम दिया। समझ में आया बात की नहीं, ठीक है। तो ये जो अलग अलग है, जैसे गूगल कंपनी ने इसका नाम दिया क्या, गूगल ड्राइव दिया या फिर ड्राइव दिया। आप जीमेल पर ये कुछ भी कंटेंट आप 15 GB आपको जीमेल फ्री देता है, ठीक है, स्टोरेज को। या फिर आप फोटो आपको अपलोड करके रखते नहीं, कहते कि जीमेल पे फोटो रख लेंगे, गूगल पे फोटो रखे हुए, वो क्या है, एक क्लाउड स्टोरेज है, ठीक ना, क्लाउड सर्विस है। और जब भी अगर आप नए कंप्यूटर अगर आप लेते हैं, ठीक है ना, तो अगर आप फाइल मेन्यू पर जाते हैं, जैसे MS वर्ड या एक्सेल यूज कीजिए, कुछ भी, ठीक है ना, तो जब आप सेव करने को जाइएगा तो आपको इसमें सेव करने से रिलेटेड आपको वन ड्राइव नाम को ऑप्शन मिलेगा, जिसमें कि अभी आपको बता रहे थे कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एक ऑप्शन बनाया, वन ड्राइव नाम दिया इसका, ठीक है। क्या दिया, वन ड्राइव। इसमें क्या है कि अगर आप स्टोरेज को, जैसे अगर आपके कंप्यूटर में 256 GB स्टोरेज है, ठीक है, और वो फुल हो रहा है, और आपके कुछ ऐसे फाइल हैं जो चाहते हैं कि अगर हमारा लैपटॉप इस जगह पर भी रहे, पटना में भी रहे, और आप बिहार तो छोड़िए दुनिया के किसी भी कोने में अगर आप हैं, तो उस फाइल को आप एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो उस फाइल को आप कहाँ सेव कीजिए, उस फाइल को सेव कीजिए वन ड्राइव में जाकर के। वन ड्राइव क्या होता है, इसे क्लाउड स्टोरेज के नाम से जाना जाता है। क्या होता है, क्या जाना जाता है, क्लाउड स्टोरेज। जैसे जीमेल पे जो आपका डेटा है वो अगर आप पटना में बैठ के अपलोड किए, तो ऐसा तो नहीं कि सिर्फ हम पटना से उसे एक्सेस कर सकते हैं, नहीं, आप उस जीमेल को लॉगिन कीजिए और जहां वो लॉगिन होगा वो डेटा को आप देख सकते हैं। तो क्लाउड स्टोरेज भी उसी चीज को कहा जाता है।
जब आप अपने डेटा को या फिर स्टोरेज को आप क्या करते हैं, नेटवर्क के सर्वर पे डाल देते हैं, तो उसे क्लाउड स्टोरेज का नाम दिया जाता है, ठीक ना। तो इसीलिए है कंप्यूटिंग का कौन सा प्रकार जो कंप्यूटराइजेशन, स्टोरेज और जहां तक कि एप्लीकेशन को भी पूरे नेटवर्क के सर्विसेज के रूप में यूज किया जा सकता है, इसे क्या कहा जाता है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। क्लाउड का मतलब हो गया कि जो सर्वर पे डेटा स्टोर होता है, और कंप्यूटिंग का मतलब आपको पता है ना, जो ऐड करके उस पर चढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना, तो उसी को हम लोग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, हमारा क्वेश्चन नंबर है कितना, 5 हो गया, 6 नंबर सुनिएगा, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कैश मेमोरी किस सिद्धांत पे काम करती है, ठीक है ना। मतलब कैश मेमोरी काम होता है, ये सबको पता है। जैसे आप प्राइमरी मेमोरी है और सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी को आप मतलब समझ लीजिए कि जो डेटा को इनपुट दिए, ठीक है, कोई भी कुछ भी चीज़ इंस्ट्रक्शन आप इनपुट दिए, तो इनपुट को कन्वर्ट करने के लिए करके वहाँ पर जो डेटा है वो जाता है कहाँ, प्रोसेसर के पास, सीपीयू के पास जाता है, जिसमें कि रैम से होते हुए सीपीयू के पास जाना होता है। अब रैम और सीपीयू के बीच में क्या लगा देंगे, तो हम लगा देंगे कैश मेमोरी। आप ऐसा समझिए कि कोई काम आप हमको करने को लेकर दिए, ठीक है, कि आप ये काम कर दीजिएगा, ठीक है। अब हम और आप अपने के बीच में सोच लीजिए, एक और हम थर्ड पर्सन को बीच में रख दें, ठीक है, तो ये जो काम का स्पीड है वो हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है ना। कैसे बढ़ेगा, आप अपना काम हमको दिए, तो अगर हम फ्री रहेंगे तो हम आपका काम जल्दी कर देंगे। लेकिन अगर हम अपने तौर पे या फिर हम अपने से पहले एक हम सहायक रख लें वहाँ पर, जो हमारा काम को कर सकता है, तो वो काम का स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बिल्कुल आपका कैश मेमोरी भी बिल्कुल उसी तरह के काम करता है। कैश मेमोरी शब्द मेमोरी है, लेकिन इसमें कोई डेटा स्टोर नहीं होता है, क्योंकि इसकी काफ़ी जो क्षमता होती है ना, उसके कैपेसिटी कह सकते हैं, वो बहुत कम होती है। वो स्टोरेज करने के लिए नहीं होती, वो डेटा को उतने देर में प्रोसेस करा देने का होता है। तो जब रैम से हम सीपीयू के पास भेजें, तो कैश मेमोरी उसी जगह पर रोक के कहेगा ला पहले इसको हम कर लेते हैं काम को, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो जाता है, डेटा का फ्लो जो होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन याद रहे, ठीक है ना, आप डेटा को कैश मेमोरी के भरोसे नहीं भेजे हैं, ठीक है ना। आप कैश मेमोरी के पास इसलिए भेजे हैं क्योंकि सीपीयू का उसके पास रेफरेंस है। क्या है, सीपीयू का उसके पास रेफरेंस है, सीपीयू है तब कैश मेमोरी है, ठीक ना। यानी आप हमारे पास डेटा भेजे हैं और हम रेफरेंस दिए कि उस व्यक्ति से आप काम करवा लीजिए। तो इसीलिए इसे किस सिद्धांत पे काम किया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा कि कैश मेमोरी किस सिद्धांत पे कार्य करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि रेफरेंस के सिद्धांत पे काम करता है। और रेफरेंस क्या होता है कि जो सीपीयू और रैम के बीच में होता है, ठीक है ना। सीपीयू और रैम के बीच में कौन सा मेमोरी यूज होता है, तो कैश मेमोरी यूज होता है। और कैश मेमोरी को किंग ऑफ मेमोरी के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, ठीक है ना। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब की अवधारणा को किसने विकसित किया, ठीक है ना। यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब WW को विकसित करने में सबसे अहम योगदान किनका है। अब यहाँ पे शब्द अलग अलग हो जाता है। जैसे कई बार क्वेश्चन आता है कि WW का आविष्कार किसने किया, तो टिम बर्नर्स-ली ने किया। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि वर्ल्ड वाइड वेब की अवधारणा को विकसित करने में, या फिर कह लीजिए किसने इसको विकसित करने में सबसे अहम योगदान दिया, फिर कहिए किसने विकसित किया, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, टिम बर्नर्स-ली हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा, टिम बर्नर्स-ली हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट को कंपनी का जो मालिक है वो बिल गेट्स है, लेकिन इसका जो फाउंडर है तो पॉल एलन और बिल गेट्स दोनों है, दोनों अलग अलग चीज हो जाता है, ठीक है ना। आगे हम यहाँ पर से क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है और क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है ALU कंप्यूटर के। पहले तो ALU का मतलब समझेंगे। ALU मतलब होता है जैसे CPU आप सुनते हैं, ठीक है ना, मेमोरी नहीं, CPU बोल रहे हैं, ठीक है। CPU का 3 भाग होता है, उसमें एक पहला भाग जो होता है उसका नाम होता है ALU, दूसरा का CU और तीसरा का MU। ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक ना। क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल या फिर लॉजिक यूनिट हम लोग से जानते हैं, इसका एब्रिविएशन या फुल फॉर्म के तौर पे, ठीक है। तो ALU कंप्यूटर के डैश का हिस्सा होता है। अभी आपको बताएं कि वो CPU का हिस्सा होता है। CPU के 2 नाम, एक तो होता है नाम CPU जो आप सब लोग जानते हैं, दूसरा होता है माइक्रो प्रोसेसर या फिर प्रोसेसर के नाम से भी उसे हम लोग जानते हैं। तो ये जो हमारे पास ऑप्शन है ना, एप्लीकेशन, रोम, रैम और उसके बाद फिर क्या है, प्रोसेसर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोसेसर हो जाएगा। अच्छा, आप लोग को एक बात पता होगा कि जैसे पहला प्रोसेसर जो है, ठीक है ना, क्या है, सबसे पहला प्रोसेसर है वो, उसका नाम है इंटेल, ठीक है ना। क्या नाम है भाई, इंटेल कंपनी का सबसे पहला प्रोसेसर मतलब यूज किया। भारत में ये भारत के द्वारा बनाया गया सबसे पहला प्रोसेसर का नाम क्या है और उसे कब लॉन्च किया गया, ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। तब तक के हम आपको आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपके क्वेश्चन को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर है। इसमें क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि शॉर्ट में बोले तो लैन,
उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है, और डेटा साझा करने की अनुमति देता है। यहां पर से डेटा साझा करने का मतलब है डेटा को शेयर करने के क्या कर रहा है कि आपको अनुमति दे रहा है, ठीक है ना, समझ में आया बात की नहीं, क्या कर रहा है, डेटा शेयर करने का ये आपको अनुमति दे रहा है। अब इस चीज के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, तो यहां पर से देखिए लोकल एरिया नेटवर्क, उपयोगकर्ताओं, उपयोगकर्ता मतलब हो गया यूजर जो क्लाइंट के रूप में काम करती है, तो कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम है और डेटा को साझा करने की अनुमति जो देती है उस चीज को क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग नेटवर्क नहीं कहेंगे, ठीक है ना, संचार सर्वर नहीं कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, इसे फाइल सर्वर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, फाइल सर्वर के। एक बार और ध्यान से समझ लीजिएगा, लोकल एरिया नेटवर्क यूजर को कंप्यूटर प्रोग्राम और डेटा के साथ शेयर करने की अनुमति देता है, और इस जो प्रोटोकॉल या फिर किस सर्वर के माध्यम से होता है तो इसे हम लोग कहते हैं फाइल सर्वर। क्या कहते हैं, फाइल सर्वर के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर है, और 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है स्प्रेडशीट द्वारा निर्मित फाइल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है ना। यानी कि स्प्रेडशीट द्वारा, स्प्रेडशीट क्या होता है, एमएस एक्सेल के फाइल को स्प्रेडशीट कहते हैं, ठीक है ना। तो एमएस एक्सेल के फाइल के द्वारा संबंध में इसमें से कौन सा सही है कथन, ये आपको बताना। पहला जैसे लिखा है कि DBMS यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा में लिखा ASCII टेक्स्ट के रूप में ये दिखाता है, तो ASCII जो है ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड होता है, ठीक है ना, तो जो यहाँ इंडिया में यूज किया जाता है, ठीक है ना, समझ में आया बात कि नहीं। अब ये क्या होता है समझिए, जैसे किसी भी अल्फाबेट को या फिर किसी भी नंबर को एक नंबर के तौर पे और कन्वर्ट करके दिखाना। जब आप MS वर्ड के इंसर्ट मेन्यू में पढ़ेंगे तो इसमें एक सिंबल पढ़ना होता है, ठीक है, अगर आपको डिटेल्स में पढ़ाया गया होगा तो उसमें ये बात पता होगा कि सिंबल एक ऑप्शन होता है, ठीक है, और सिंबल में हम अपने जितने भी कैरेक्टर यूज करते हैं, ठीक है ना, जो भी कैरेक्टर होता है जो अल्फाबेट है, जैसे कि अगर आप मान लिया कोई भी ABCD समझ लीजिए, ठीक है ना, तो हम मान लिया जैसे हम ए वाला पे हम क्लिक कर दिए, ठीक है, तो सभी कैरेक्टर का एक अपना क्या होता है, डेसिमल नंबर होता है, जो कि आपको राइट कॉर्नर में दिख जाएगा। हालांकि वहां पे फोटो आने की वजह से दिख नहीं रहा होगा, लेकिन हाँ आपको ये चीजें आपको पता हो जाएगा। अच्छा इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर दिखाते हैं, ठीक है, हाँ जैसे ये हो गया, तो नीचे में जैसे हम ए पे क्लिक किए तो इसका कोड क्या दे रहा है, कैरेक्टर कोड 65, और यहाँ पर आप इसके बारे में आप देख भी सकते हैं कि लिखा हुआ ASCII, ठीक है ना, ASCII, तो ASCII जो है वो MS वर्ड को रिप्रेजेंट करता है, और जो स्प्रेडशीट के बारे में हम बोल रहे हैं वो स्प्रेडशीट किसको रिप्रेजेंट करता है, तो वो एक्सेल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। अच्छा स्प्रेडशीट एक्सेल के बारे में होता है, इसमें DBMS है यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। इसमें क्या होता है, एक्सेल का स्प्रेडशीट टेबल के आकार में होता है, पता होगा टेबल के आकार में होता है, तो उसमें डेटा को लिखना या फिर कहिए डेटा को स्टोर करना, चाहे वो न्यूमेरिकल हो या फिर अल्फाबेट हो, वो हमारे लिए बहुत ही क्या होता है, आसान होता है, ठीक है, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर है, इसमें कह रहा है कि डेटाबेस में किस प्रकार का डेटा संग्रहित किया जा सकता है। तो डेटाबेस में जो डेटा को स्टोर करने को लेकर के जो तरीका है वो किसका क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा कि इसका सभी प्रकार होता है, ठीक ना, समझ में आया बात की नहीं, क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कि सभी प्रकार से हम डेटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। और इसमें अगला क्वेश्चन देखिए, एक बात यहाँ पर से, डेटाबेस क्या होता है कि जो हमारा डेटा या फिर कह लीजिए जो इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सके। तो स्टोर करने का मतलब तो ये नहीं ना है सिर्फ कि आप टेक्स्ट को स्टोर कीजिएगा, नंबर को नहीं कीजिएगा या फिर और अन्य प्रकार की चीजें। तो इसका आंसर साफ तौर पे यही होगा कि डेटाबेस में किस प्रकार के डेटा को संग्रहित किया जा सकता है। तो किस प्रकार के डेटा होता है, तो सभी तरह के डेटा को आप स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो, ठीक है ना, या फिर ऑडियो वीडियो के रूप में हो, या फिर कोई इमेजेस के रूप में हो, या कोई टेक्स्ट हो, या फिर नंबर हो, सभी तरह के डेटा को स्टोर किया जा सकता है। इसलिए इसका आंसर डी नंबर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस का कार्य नहीं है, ठीक है। अब डेटाबेस का कार्य कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा कि डेटा में हेर फेर करना। समझ में आया बात की नहीं, क्या होगा इसमें, डेटा में हेर फेर करना। अब कोई डेटा आप डेस्कटॉप पर रख के गए या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको आप डेस्कटॉप पर सेव किए और वो चेंज अगर हो जाएगा तो फिर वो क्या हो गया, डेटा हेर फेर करने के तौर पे हो जाता है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो डेटा हेर फेर करना इसके डेटाबेस के कार्य के अंदर नहीं। डेटाबेस का कार्य यह है कि आपके इंफॉर्मेशन या डेटा को स्टोर करके रखना। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग कंप्यूटर मतलब संसाधन को उसके इच्छित, ठीक ना, इच्छित उपयोगकर्ताओं के लिए अनुपलब्ध के बनाने में प्रयास किया जाता है, ठीक है।
यहाँ पर क्वेश्चन के तौर पे आप अच्छे से समझिएगा, तो इसमें साफ तौर पे कह रहा है कि कंप्यूटर में किसका उपयोग, मतलब कंप्यूटर में किसका उपयोग जो है, कंप्यूटर के संसाधन, कंप्यूटर के जो भी व्यवस्था है या फिर जो भी आपको फीचर्स या फिर जो भी प्रोग्राम आपको मिल रहा है, ठीक है ना, उसको उसके, ठीक है ना, उसके इच्छित उपयोगकर्ताओं के लिए अनुपलब्ध क्या करता है, बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा डिनाइल ऑफ सर्विस हमला, ठीक है ना, यानी कि इसको इंग्लिश में बोले तो डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक के नाम से जाना जाता है। और ये अगर आप पढ़ने के तौर पे देखिएगा तो मालवेयर एक चैप्टर होता है। कौन सा चैप्टर होता है? मालवेयर, ठीक है ना। तो मालवेयर के चैप्टर में DDoS अटैक नाम का एक आपको टॉपिक मिलेगा, ठीक है ना, और उसका फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और जो अभी हम आपको बता रहे थे तो डिनाइल ऑफ सर्विस के हमला के नाम से होता है, मतलब वही चीज है, ठीक है। अब इसका यूज क्या है, DDoS अटैक होता क्या है, ठीक है, यानी कि डिनाइल ऑफ सर्विस होता क्या है, इस चीज को समझिए। ये एक ऐसा अटैक होता है जो नेटवर्क में, ठीक है ना, नेटवर्क के ट्रैफिक या फिर नेटवर्क को बिजी करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। उसे हम लोग DDoS अटैक कहते हैं। जैसे अगर आप ये समझिए कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है ना, आप IRCTC के वेबसाइट पे या फिर यूट्यूब पर या फिर गूगल पे, ठीक है ना, अगर आप गूगल के सर्वर को आप डाउन कर रहे हैं या फिर कह लीजिए कि IRCTC का सर्वर को डाउन कर रहे हैं, तो आप अकेले व्यक्ति मिलकर तो आप कर नहीं पाइएगा। दूसरा कि अगर बहुत सारे व्यक्ति मिलकर करेगा तो व्यक्ति में या फिर किसी मैन में या फिर कह लीजिए जो यूजर होता है, ठीक है ना, इतने स्पीड नहीं है जो सर्वर पे अटैक कर सके। तो या फिर आपके फोन कॉल में भी कई बार हो सकता है कि अगर हम आपके फोन में 20 प्रकार के नंबर से आपको फोन करवाएं, ठीक है, या फिर 20 तरह के अलग अलग SMS भेजवाएं, तो अब बताइएगा उस चीज अटैक को क्या होगा कि आपके फोन का सर्वर डाउन हो जाएगा। लिहाजा यह होगा कि आपके पास जो जेन्युइन जो फोन आने वाला है उस फोन को भी वो डाउन कर देगा। तो बिल्कुल वैसा ही होता है जब आप कई बार ये सुनते होंगे कि IRCTC का सर्वर डाउन हो गया, यूट्यूब का सर्वर डाउन हो गया, या जीमेल का सर्वर डाउन हो गया, या फिर गूगल का सर्वर डाउन हो गया, ये सब कोई नॉर्मल बात तो हो नहीं सकता है, पहली बात, ठीक है ना। ये जरूर कोई ना कोई ऐसा हैकर का यूज किया जा रहा है जो कोई सॉफ्टवेयर से किसी भी चीज पे लगातार रिक्वेस्ट भेज रहा है या फिर लगातार उस पर मतलब अटैक किया जा रहा है, ठीक है। तो इसी चीज को कहा जाता है DDoS अटैक, ठीक है ना, यानी कि डिनाइल, मतलब इसका फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक के नाम से जानते हैं। इसके लिए सॉफ्टवेयर प्रॉपर यूज होता है, ऐसे नहीं कि आप क्लिक कर करके अटैक कर दीजिएगा, इस तरह से नहीं होता, ठीक है। जो कि मालवेयर के चैप्टर में इसमें ज्यादा बेहतर आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर है, इसमें लिखा है कि डेटाबेस प्रबंधक प्रणाली में डेटा को, ठीक है ना, डेटा निम्नलिखित में से किस प्रारूप में संग्रहित किया जा सकता है, ठीक है। अब आपको देखिए इसमें डेटाबेस में जब बात करते हैं, हम आपको अभी से कुछ देर पहले भी एक्सेल का एग्जांपल दिए, और एक्सेल का जो फॉर्मेट बना हुआ होता है, यानी कि स्प्रेडशीट या फिर वर्कशीट हम जिसको कहते हैं, ठीक है, वो जो बना हुआ होता है वो एक टेबल के आकार में होता है। जैसे पावर पॉइंट में जो बना हुआ होता है वो स्लाइड की फॉर्म में होता है, MS वर्ड में जो होता है पेज की फॉर्म में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि टेबल की फॉर्म में होगा, ठीक है ना, क्या होगा, टेबल के आकार में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, और इसमें करा है कि निम्नलिखित में से कौन आपको, ठीक है, दूरस्थ मतलब दूर तक का आपको देख सकते हैं, जो आपको जैसे आप यहाँ पे हैं और किलोमीटर या 10 किलोमीटर या फिर और बढ़ा के भी आप सोच सकते हैं या फिर समझ सकते हैं, ठीक है ना। दूरस्थ कंप्यूटर की कनेक्ट करने और लॉगिन करने की अनुमति देता है, यानी कि आपका डेटा कहीं भी है और आप यहाँ से उसे लॉगिन कर रहे हैं, यानी कि उसे एक्सेस कर पा रहे हैं और आप उस तक डेटा को भेज पा रहे हैं और आप उससे डेटा रिसीव या फिर यानी कह लीजिए उस डेटा से आप डायरेक्ट जुड़ भी पा रहे हैं। उस चीज़ को कहा जाता है टेलनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेलनेट, ठीक है ना, ठीक है। तो टेलनेट का यूज करके हम कर सकते हैं। अच्छा, बाकी जो ऑप्शन है जैसे SMTP है, SMTP का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट, ठीक है ना, मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? शॉर्ट मतलब शॉर्ट मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या होता है? ये आपके जो मेल आप किसी को भेजते हैं, ठीक है ना, तो उस समय यहां पर से क्या होता है कि डेटा को जो भेजा जाता है उसको कहा जाता है। अच्छा, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और FTP मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये आपको पूरा ऑप्शन में था, और इसका जो PDF है वो आपको वरेण्यम एजुकेशन का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको मिल जाएगा। आप वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है।